Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और आज हम बात करेंगे आरआरबी टीचिंग एग्जाम यानी आरआरबी टीचिंग रिक्रूटमेंट के बारे में। यानी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसमें कुछ टीचिंग वैकेंसीज आई हैं, टीचर की वैकेंसीज आई हैं, कुछ 750 के करीब टोटल वैकेंसीज हैं। आपका टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, म्यूजिक टीचर, ये सब मिला मिला के 750 भी पूरा नहीं है आई बिलीव, और लेकिन 700 से 750 के बीच में हैं वैकेंसीज। इसमें कई सारे जोनल्स कह लीजिए, आप जोन्स कह लीजिए कि आपका मुंबई में अलग, चंडीगढ़ में अलग, यहाँ मद्रास में अलग, फलाना, बहुत सारे जो है आपके अलग अलग जोन्स हैं जहाँ पे आपको अप्लाई करना है, जहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, आप लोग के मेल आ रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, कई लोगों को अभी भी ये डाउट है क्या ये सरकारी नौकरी है। ऑफकोर्स बिल्कुल, ये जो है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो है वैकेंसी है और बहुत पहले आई थी, 2019 में आई थी और 2019 से लेकर मतलब ऑलमोस्ट 6 साल हो गए, तो 6 साल पहले ये वैकेंसी आई थी। है सरकारी नौकरी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आपका पे ग्रेड होता है अलग अलग टीजीटी, पीजीटी, पीआरटीज के लिए, उसी हिसाब से है। फटाफट से बात करते हैं, एज क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कोर्स ला भी रहे हैं हम कि नहीं ला रहे हैं, कोर्स वैसे कोई कोर्स हम लोग इस पर लेकर के नहीं आ रहे हैं, फिर भी जिनको पेडागोजी पढ़ने की समस्या है उस पर मैं बात करूंगी। तो समझते हैं, पहले सारी डिटेल्स देख लेते हैं, मोटी मोटी जो भी जरूरी बातें हैं उन पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये बात हमारी क्लियर है कि रेलवे की वैकेंसी है और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज निकालता है, तो एकदम ऑथेंटिक वैकेंसी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको ये सोचना है कि इसमें सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये मैं बहुत बार कहती भी हूँ कि बेशक वैकेंसी कम है, अभी जैसे 750 के आसपास टोटल मिला के वैकेंसी है, बट मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में अगर मुट्ठी भर वैकेंसी है तो वो अपने सब्जेक्ट में वहां वो लेकर के आपकी जॉब और कार्यरत हैं, आराम से अपना बढ़िया 70-80 हज़ार तक भी जो है मतलब सैलरी है अपना टीजीटी में। और ऐसे भी लोग हैं जो आपका एटॉमिक एनर्जी वाले डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, जहां चिंदी भर बिल्कुल हम कहते हैं एकदम जरा सी वैकेंसी निकलती है, वहां पे भी वो जॉब लेकर के बैठे हुए लोग आपको मिल जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए जिनको सरकारी नौकरी की आवश्यकता है। एक पोस्ट भी अगर आप ठीक से तैयारी करके ले लेते हैं तो बात बन जाएगी, फिर आप अपने स्टेट में बाद में आ सकते हैं अगर आप चाहें। तो 2-3 बातें हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं कि एक तो वैकेंसी की जो संख्या है ना, जो वैकेंसी की संख्या है वो है आपकी, तो ये रेलवे की वैकेंसी है, ये तो आप समझते ही हैं सारे के सारे, ठीक। अब कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं, जैसे ये जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इसमें आज से आपकी ये फॉर्म फिलिंग शुरू हुई है, यानी 7 जनवरी से, ठीक। अब जो बीएड वाला मुद्दा है कि पीआरटी में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उन सब पे बात करने वाले हैं एक एक करके, ठीक। कि बीएड को प्राइमरी में अलाउ किया है, वो क्या है क्या नहीं है, इस पे भी चर्चा करेंगे, ठीक। एक तो आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो आज से यानी 7 जनवरी 2025 से आपका 6 फरवरी तक, 6 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म भर देंगे। और यहाँ पे जब डेट की हम बात कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो एज है वो 1 जनवरी से काउंट होगी, चाहे आपका डीओबी जो भी है। तो 1 जनवरी 2025 को आप ओवर एज नहीं होने चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने 3 साल दिया हुआ है कोविड का, जो जनरली किसी और वैकेंसी में आपको देखने को नहीं मिला था, ना केंद्रीय विद्यालय में मिला था। तो वो एक अच्छी चीज है कि जिनकी एज निकल रही है उनके लिए भी ये काफी सही ऑप्शन है, ठीक। और 1 जनवरी 2025 को आपकी एज जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो आपको अपनी एज जो काउंट करनी है वो 1 जनवरी 2025 तक देख करके चलनी है कि आपकी कितनी थी, जितनी फॉर्म में चाहिए उतनी थी कि नहीं थी। दूसरी बात, 6 फरवरी 2025 को, यानी जब लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, आपकी सारी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपने सीटेट दिया हुआ है, रिजल्ट नहीं आया, जो कि रिजल्ट तो आ ही जाएगा सीटेट का, जिन लोगों का सीटेट के रिजल्ट की बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बीएड के पेपर दिए हुए हैं और आपका जो है रिजल्ट नहीं आया। सारा रिजल्ट वगैरह सब कुछ क्लियर चाहिए, अपीयरिंग में कुछ भी नहीं चलेगा। कब तक? 6 फरवरी से पहले पहले, जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास अपनी सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो जब वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं, मैंने नोट किया हुआ है। अगर प्रोसेस की मैं बात करूं, जैसे 700 प्लस वैकेंसीज हैं आपकी पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर 1st to 5th वाला, टीजीटी 6th to 10th और पीजीटी 11th-12th के जो टीचर्स होते हैं, ठीक। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक चीज बेसिक है कि हम यहाँ ये लेकर के चल रहे हैं कि इनका पहले सीबीटी होगा, यानी पेपर होगा एक ऑनलाइन मोड में, ठीक। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा आपका केवीएस की तरह। फिर अगर हम बात करते हैं, ये 100 नंबर का पेपर है सभी के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट का आपका, जैसे अगर पीआरटी में जा रहे हैं तो पेडागोजी आ गई 50 नंबर की, बाकी में जो है सब्जेक्ट पूछ लिया, फिर आपका 10 नंबर का है, 10 नंबर की रीजनिंग, 15 नंबर का मैथ्स, इस तरह से करके टोटल 100 नंबर है, 3-4 सब्जेक्ट अभी दिखाऊंगी मैं, ठीक। तो पहले तो आपको पेपर देना है, क्लियर बात है। अगर ये मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, ये उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें कितनी, 1/3 की। तो जैसे D++ में 1/4 की होती है, इसमें 1/3
थर्ड की है तो हम 0.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट टाइप है या जिसको आप इंटरव्यू कह सकते हो अगर आम भाषा में मैं कहूँ तो इंटरव्यू। और जिस लेवल के लिए हो रहा है उस लेवल के क्वेश्चन, जैसे पीआरटी है तो फिर उसमें उस तरह की डेमो टीचिंग और ये सब मिलेगा। और वही पीआरटी के लेवल पे अगर हम कहें जैसे केवीएस में होता है 85 और 15 का रेशो है कि 85% वेटेज आपकी रिटर्न एग्जाम की रहेगी या मैं कहूँ ऑनलाइन मोड में जो पेपर लिया जाएगा उसकी, और 15% जो आपका इंटरव्यू, परफॉर्मेंस टेस्ट, स्किल टेस्ट, अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग नाम उसको दिए हुए हैं। ठीक, अब बात आती है कि जो इतने सारे जोन्स हैं, जो फॉर्म में इतने सारे जोन दिए गए हैं कि यहाँ कहाँ कहाँ फिल करें, इन्होंने क्लियरली कहा हुआ है कि जहां आपको लगता है कि और नौकरी आपको उसी जोन में मिलेगी। फिर ये एकदम मतलब ये मैं अपनी समझ से बता रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो लिखा नहीं है, बट उन्होंने सिंपल एक तो ये कहा है कि आप हर जोन में नहीं अप्लाई कर सकते, अपनी पसंद की मल्टीपल फॉर्म्स बेसिकली नहीं भरने हैं। तो आप मान लीजिए मद्रास में कर रहे हैं या आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से, एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपके सब्जेक्ट की जो पोस्ट है अगर वो चंडीगढ़ में नहीं है कहीं और है तो आप वहां भरिए और वहां जाने के लिए तैयार भी रहिए। पेपर कहीं भी हो सकता है देश भर में। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक, और क्वालिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया, मुख्य मुख्य बातें पहले मैं बताते हुए चल रही हूँ, फिर हाईलाइट किया हुआ है मैं आपको वो दिखाऊंगी कि क्या क्या उन्होंने और कहा है। अच्छा, इसमें मोबाइल नंबर अपना और जो आपका ईमेल आईडी है ये बाद में चेंज नहीं होंगे, करेक्शन की डेट्स हैं, बट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वाला जो ये कॉलम है ये चेंज नहीं होगा। और करेक्शन के भी 250 रुपए मांग रहे हैं, तो बहुत ध्यान से फॉर्म को भरिएगा, है ना। और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी इनकी। इसके अलावा एक मेडिकल टेस्ट होगा जब आपका मान लीजिए आपने, ये तो बहुत बाद की कहानियां हैं कि आपने सीबीटी यानी जो पेपर है वो क्वालिफाई किया, फिर आपने इंटरव्यू क्लियर किया, फिर उसके बाद आपका, मैं इंटरव्यू बोल रही हूँ इन जनरल, इंटरव्यू क्लियर किया और फिर उसके बाद आपने आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर एक मेडिकल टेस्ट होता है बेसिक सा, वो सब जगह होता है, दिल्ली में भी होता है, केंद्रीय विद्यालय में भी होता है वो सब। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। ये मुख्य मुख्य बातें हैं आज की इस चीज को लेकर के। तो जिस जोन में आप जा सकते हैं और आपके वैकेंसी है आपके सब्जेक्ट की, वहां आप अप्लाई कर दीजिए। सिंपल एक तो ये बात है, हर एक जोन में नहीं है कि मल्टीपल जोन की वेबसाइट पे जाके आप मत फॉर्म फिल करिएगा, फिर वो कैंसिल माना जाएगा। ठीक, अब मुख्य और बातें कुछ कुछ फटाफट से समझते हैं। एज के बारे में बात करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे तो जो करेक्शन है, तो करेक्शन डेट है 9 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक, यानी 6 फरवरी तक आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो करेक्शंस, अगर आपको अपने पर्टिकुलर्स में कुछ भी चेंजेस करने हैं, अपनी जो भी डिटेल्स आपने भरी है, बशर्ते आपका एक तो जो बेसिक चेंजेस जब आपने ये अकाउंट क्रिएट करते हुए किया है वो उनमें परिवर्तन नहीं होगा, जैसे फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये आप ठीक से ध्यान से भरिएगा, उस पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी बाद में। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे पोजेस फुलफिल, हाँ ये बात हो चुकी है, 6 फरवरी की डेट तक आपकी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद नहीं कि रिजल्ट बाद में आ रहा है 6 फरवरी के बाद, तो बात नहीं बनेगी। इसके अलावा अपने ही मोबाइल नंबर और एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी को आपको फिल करना है। और अगर हम बात करते हैं मुख्य बातें जो हैं आपकी कि स्टेजेस ऑफ एग्जाम है कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 नंबर का, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट या इंटरव्यू जो आप कहना चाहें उसको वो होगा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। फिर अगर मल्टीपल शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा, नेगेटिव मार्किंग तो है ही, और इस तरह से 2 स्टेज के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, बेसिकली एक ऑनलाइन पेपर और दूसरा आपका इंटरव्यू। और बाकी तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब जेन्युइन निकलने ही चाहिए। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, क्योंकि वैसे तो ये 100+ पेज का है, आप चाहें तो बहुत तसल्ली से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं वो बातें कर रही हूँ जिनमें आपको कंफ्यूजन है। ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे हैं आपकी हाँ नेशनैलिटी की, तो आप इंडिया के सिटीजन हैं, नेपाल, भूटान, अगर रिफ्यूजी हैं 1962 से पहले आए हुए और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। जनरली होता नहीं है, बस इंडियन सिटीजन को ये अलाउड होता है, तो ये इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। बट मैं मान के चल रही हूँ कि आप ज़्यादातर लोग ऑफकोर्स हमारे देश के ही नागरिक होंगे, भारत के ही। एज लिमिट की जब हम बात कर रहे हैं तो एज आपकी 1/1/2025 को अपर लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, यानी अपर लिमिट है मान लीजिए 38 साल, तो 1 जनवरी यानी अभी जो न्यू ईयर गया है 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 38 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो भी आपका अपर एज लिमिट है। ठीक, आपकी पोस्ट के अनुसार। अब वो एज ग्रुप क्या है, यहाँ पे एक तो इन्होंने ये क्लियरली दिया हुआ है, ये देख के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि कोविड-19 के चक्कर में जो रिलैक्सेशन है 3 साल का इन एज, वो दिया हुआ है। ये वन टाइम है, एक ही बार मिलेगा, आगे कभी दोबारा से ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, जो किसी और एग्जाम में जनरली देखने को नहीं मिलता। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम एज ग्रुप की, तो ये सिंपल दिया हुआ है 18 मिनिमम और 33 जो है मैक्सिमम। अगर हम बात कर रहे हैं यूआर की या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, यानी अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस की, और अलग अलग कैटेगरी में फिर 3 साल 5 साल वो डिपेंड करता है कि आप एससी से हैं एसटी से हैं, वो सारे आपके दिए हुए हैं यहाँ पे अलग अलग एज अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो ये एक बेसिक सी बात है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं आपकी, इसमें पूरी कहानी दी हुई है, तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं पढ़ लीजिएगा एक बार कि किसके लिए अपर एज लिमिट जो है कितनी है।
और जनरली वही होता है, जैसे पीआरटी में इन्होंने 33 दिया हुआ है, फिर अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो और मिल जाएगा, 18 से 33 के बीच में है। पीजीटी में जो है आई थिंक 38 तक दिया हुआ है, और इस तरह से इन्होंने रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया हुआ है। ठीक, कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ फिल्ड इन दिस एप्लीकेशन शुड बी सेम, जो आपके पेपर्स में है वही डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है। ये तो ऑब्वियस बात है। 500 रुपये फी है एग्जाम की, अगर आप इन कैटेगरीज से हैं तो 250 रुपये है। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालेंगे, जैसे क्वालिफिकेशन वाले और टेट वाले पॉइंट पे आएंगे। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे देखूं, क्वालिफिकेशन की बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर रहे हैं या क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी क्या है। अब 3 पोस्ट हम लेकर के चल रहे हैं यहाँ। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें या क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों को रहती है कंफ्यूजन। ठीक, तो एक तो है आपका प्राइमरी टीचर लिख लेते हैं, टीजीटी लिख लेते हैं, और पीजीटी, ये जनरल पोस्ट आती ही हैं सभी जगह। ठीक, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पीआरटी में, तो पीआरटी में बेसिक वही है आपका, जो आपका मान लीजिए बीएलएड है या फिर जो डिप्लोमा है, अब वो डाइट के नाम से है, आपका ईटी के नाम से है, आपका डीएलएड के नाम से है, बीटीसी के नाम से है, जिस भी नाम से है, जो आपका प्राइमरी टीचर का डिप्लोमा होता है, साथ में आपका टेट इन्होंने लिखा हुआ है, क्वालिफाइंग होना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे पीजीटी में नहीं मांगते हैं, बट टीजीटी में पीआरटी में मांगते हैं, लिखा भी हुआ है। ठीक, तो आपका जो डिप्लोमा है प्लस आपका टेट, 2 साल का डिप्लोमा या बीएलएड भी है, वो भी चलती है प्राइमरी में, प्लस आपका टेट एग्जाम। ठीक, यहां पे इन्होंने बीएड भी लिखा हुआ है 50% मार्क्स के साथ। अब वो थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन हो गया कि हमको नहीं पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी वो जो 2018 से चल रहा था कोर्ट में, पिछले साल जब बात हुई कि प्राइमरी टीचर के लिए बीएड वालों को नहीं एलिजिबल माना जाएगा, लेकिन इन्होंने अपने इस रिक्रूटमेंट के पूरे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि प्राइमरी टीचर में अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% प्लस बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वो उसका आगे क्या होगा, बात कोर्ट में जाएगी, या ये इनके अपने नियम हैं, इस पे कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता अभी। और 6 साल पहले, क्योंकि इससे पहले वैकेंसी आई थी, तो वो कोई टाइपो है, यानी टाइपिंग एरर है जिसको हम कहते हैं, या फिर वो उनकी अपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाला है। ये अभी इस पे किसी को भी कोई भी कंफर्मेशन कोई भी इस पे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एज ऑफ नाउ तो इन्होंने वो लिखा हुआ है। ठीक, टीजीटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो टीजीटी में अगेन वही ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका हो, है ना, और आपका टेट, और यहाँ पे पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए एमएससी व्हाटएवर आपके सब्जेक्ट में, और बीएड साथ में, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। कई बार ये आप पीजीटी में एक बार चेक कर लेना, पीजीटी के सेक्शन में मैंने ये नहीं चेक किया है कि बीएड अगर नहीं भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है 60% थ्रू आउट अगर है तो बीएड कई कई जगह पे नहीं मांगते, बट इसमें आई थिंक लिखा हुआ है। तो वो केवीएस की वैकेंसी आएगी क्या, इस पर अलग से बात करेंगे। ठीक, केवीएस का बैच हम लोग अभी निकालेंगे, सीटेट का रिजल्ट आते ही हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। ठीक, और इसमें भी पेडागोजी जहां जहां आती है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हम कोई बैच लेकर के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक तो ये 6 साल पहले वैकेंसी आई थी, और अभी भी इसमें जो ये 1-2 चीजें हैं तो उनका कुछ क्लैरिफिकेशन दिया नहीं गया। तो ये एक चीज़ है। इसमें भी अगर आप लोगों का लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि इस चीज़ को कि बैच लेके आए एंड ऑल, तब इस पर सोचा जा सकता है। बट पेडागोजी के लिए मैं शायद अभी केवीएस का बैच आएगा हमारा, और पेडागोजी स्पेशल आएगा। तो अगर पेडागोजी आपको लगे कि खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप 15 तारीख तक वेट कर लीजिए। 15-16 तारीख को पेडागोजी स्पेशल और केवीएस का बैच आएगा, तब आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। पेडागोजी लगभग सेम ही है। ठीक, अलग से इसका बैच हम नहीं लेके आ रहे हैं। और कोई बात आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये indianrailways.gov.in पे जाकर के आप अप्लाई करेंगे, और अलग अलग जोन के लिए अलग अलग आपकी वेबसाइट्स हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं रेलवे चंडीगढ़ वाला अलग वेबसाइट है, ये अलग है, वो अलग है, उस तरह से। तो सिलेबस पे आते हैं। हाँ, सिलेबस पे ही चल रहे हैं हम अभी। नेक्स्ट जो मुद्दा है हमारा वो सिलेबस का ही है। सिलेबस जेनरिक है, कोई बहुत अलग से तो उन्होंने नहीं दिया है ना। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ये इन्होंने लिखा ही हुआ है। ये है आपका मुख्य रूप से जो अगर हम देखें यहाँ पे कि सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स फॉर ऑल द पोस्ट्स एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर को अगर हम हटा दें तो जितनी भी आपकी टीजीटी पीजीटी ये सारी जो पोस्ट हैं उनके लिए आपका क्वेश्चंस एंड मार्क्स का इन्होंने बताया हुआ है। प्रोफेशनल एबिलिटी, अब ये अगर पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो यही हो जाएगा आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी जो 50 नंबर का है। अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं और आप जा रहे हैं मैथ्स के लिए तो आपका मैथ्स सब्जेक्ट हो गया 50 नंबर का। आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं, हिस्ट्री के लिए जा रहे हैं मान लीजिए, तो वो आपकी हिस्ट्री होगी, यानी आपका सब्जेक्ट हो गया 50 नंबर का। तो पीआरटी के लिए सब्जेक्ट 50 नंबर, यानी सब्जेक्ट का मतलब है पीआरटी के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये सब, और बाकी सब के लिए अपना अपना सब्जेक्ट है 50 नंबर का। 50 नंबर में बाकी सब्जेक्ट हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस जो है, जीके कह लीजिए, जीए कह लीजिए आप, 15 नंबर का।
जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग जिसको हम कह रहे हैं 15 नंबर की, मैथमेटिक्स 10 नंबर का, जनरल साइंस 10 नंबर की, टोटल मिलाकर के 100 नंबर हैं। चाहे आपका लेवल कोई भी हो, पीआरटी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, तो 100 नंबर का पेपर है। और आपका जो है स्किल टेस्ट होगा एक, जो आई थिंक 25 नंबर का होगा, बट वो 85% इसकी वेटेज, 15% आपके परफॉर्मेंस या स्किल टेस्ट की या इंटरव्यू की वेटेज होगी। और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक। तो ये बेसिक बात है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि अगर आप अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी से हैं तो 40% मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको लेकर के आने हैं। ईडब्ल्यूएस में भी 40, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर्स हैं तो 30%, यानी 100 में से 30 नंबर एटलीस्ट क्वालिफाई करने के लिए भी, 100 में से 40 क्वालिफाई करने के लिए भी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो वो तो खैर मेरिट बनेगी, उसमें उससे काम चलेगा नहीं सिर्फ क्वालिफाई करने से। और यही बेसिक बातें हैं आपकी। और ये ट्रांसलेशन टेस्ट अलग अलग पोस्ट के लिए, इसमें सिर्फ टीचिंग की वैकेंसी नहीं, कई सारी वैकेंसी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इन्होंने कही है कि मान लीजिए अगर 1000 वैकेंसी है तो 2.5 गुना लोग, उसके 2.5 गुना लोग आपके इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, जैसे केवीएस वगैरह में बुलाए जाते हैं। तो ये एक बेसिक बात है यहाँ पे कि वो तो कुछ लोग फिर निकल ही जाते हैं फाइनली। तो आप अगर इसमें दो तीन केसेस हैं जब आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। एक तो ये कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए और आप तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, और आपको अपने आप को जांचना भी है और नौकरी लेनी है, कुछ भी करके देश भर में कहीं भी एक सरकारी नौकरी आपको चाहिए। उस केस में आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, बढ़िया से तैयारी करनी चाहिए, है ना, और नौकरी ले लेनी चाहिए सीबीटी क्लियर करके ऑनलाइन मोड, और फिर आपका जो भी परफॉर्मेंस टेस्ट है। और इसमें एज रिलैक्सेशन ठीक ठाक है तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा यहाँ पे, जिनकी एज निकल रही थी मान लीजिए। दूसरा है यहाँ पे उन लोगों के लिए जो अभी नई तैयारी शुरू कर रहे हैं या जिनको जांचना है कि उनकी तैयारी हुई भी है कितनी या नहीं। तो जैसे 500 रुपये का फॉर्म है, अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, अगर आपके लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है कि जिसको आप नहीं भरना चाहते हैं। तो एक वो एग्जाम का प्रॉपर एक्सपीरियंस लें, देखें कितनी आपने अपने आप को जांचने के लिए, उस प्रोसेस में जाने के लिए एक बार आप वो भी कर सकते हैं, है ना। तो ये 2 तरह के लोगों के लिए ये और ऐसा नहीं है कि 750, मेरा कोई बैच तो इसका लेकर के नहीं आ रही हूँ कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप फॉर्म भर लो, मेरा तो कोई फायदा नहीं है, रेलवे के अकाउंट में जाएंगे, मेरे थोड़ी जाएंगे। तो वो इसलिए कि ऐसा, इसको बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेना है कि नहीं ये तो मिलेगी नहीं नौकरी, या फिर ये सरकारी नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। एकदम जैसे बाकी जॉब होती है वैसी जॉब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेट मांगा है इन्होंने, ऐसा नहीं है कि टेट नहीं मांगा, है ना, लिखा हुआ है। और इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो भी मुख्य बातें मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे। और ये अलग अलग जगह की, ये देखो, ये मैं अलग अलग जोन्स की बात कर रही थी ना, आप में से किसी ने मेल भी किया हुआ था कि कौन से जोन में फॉर्म हम फिल करें। तो ये जहां आप नौकरी कर सकते हो वहां उस जोन में अपना फॉर्म फिल करें, और मल्टीपल जोन में नहीं करना है। जैसा कि मैंने पढ़ा था, मुझे याद है उस हिसाब से, तो अहमदाबाद के जोन में अगर आपको अप्लाई करना है, वहां देख लेना है पहले, सबसे लास्ट में इसी में वैकेंसीज बताई हुई है किस जोन में कितनी वैकेंसी है। तो अगर आपको लगता है कि जहां ज्यादा वैकेंसी आप तो वहां चले जाएंगे, तो उस हिसाब से उस जोन में भर दीजिए। वो आपका पर्सनल कॉल है, आपका सब्जेक्ट वहां होना चाहिए उस जोन में, तभी काम का है वो। अजमेर के लिए ये वेबसाइट, बेंगलुरु के लिए, आरआरबी की अलग अलग वेबसाइट है, अलग अलग जोन के लिए बेसिकली। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। ये नोटिफिकेशन मैं शेयर कर दूंगी, और बढ़िया से तैयारी कीजिए। केवीएस भी आएगा और इसकी भी तैयारी अच्छे से कीजिए। मतलब उम्मीद लगाई जा रही है, ये सब चीज़ें कोई भी 100% नहीं कह सकता कुछ भी। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि उस पर चर्चा अलग से करेंगे एक अलग सेशन में। इंग्लिश डिफॉल्ट लैंग्वेज है, बट वहाँ पे ऑप्शन होता है ऑनलाइन पेपर में आप चेंज कर सकते हैं अपना मीडियम, जिस में भी आपको देना है पेपर। ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा, ठीक से फॉर्म में गलतियाँ मत कीजिएगा, ज़रूरत पड़े किसी की हेल्प लेने की तो वो ले लीजिएगा। अपना फोटो, अपना सिग्नेचर, वो स्कैन कॉपी उसकी रखिएगा। आज के लिए इतना ही। कोई और आपका डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने की। बाकी जल्दी मिलते हैं। केवीएस के लिए बैच आएगा 15-16 तारीख में, जिस दिन सीटेट का रिजल्ट आएगा उस दिन हम बैच अनाउंस करेंगे। और पैडागोजी स्पेशल भी, जिनको इसकी भी पैडागोजी पढ़नी है तो वो उसमें एनरोल कर सकते हैं पैडागोजी के लिए। और जनरल सब्जेक्ट्स के लिए फिर आप करियरविल ऐप पे आएंगे, और ये सारे बैचेस किसी भी फेक वेबसाइट, किसी भी फेक ऐप से प्लीज़ मत जुड़िएगा, करियरविल ऐप पे ही ये बैचेस आएंगे। अभी आज कोई बैच मैं अनाउंस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स में पूछ लीजिएगा जो भी आपकी इच्छा हो। जल्दी मिलेंगे। कोई तो पूछ रहा है कि एग्जाम कब होगा। देखो, एग्जाम कब होगा ये किसी को नहीं पता अभी, मतलब 2-4 महीने तो देते ही हैं लोग, और कई बार डिले भी होते हैं एग्जाम्स। तो एग्जाम होगा कब ये इसमें इन्होंने कहीं लिखा नहीं हुआ कि इतने टाइम में हम एग्जाम ले लेंगे। मैंने तो नहीं पढ़ा है, आपको दिखे तो आप बताइएगा। टेक केयर, बाय।